हेलो। मैं डॉक्टर जे एस रंधावा, एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो जयपुर में स्थित है मेरी क्लिनिक। आज हम अनीमिया के बारे में बात करेंगे। उसके क्या कारण हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो कितने प्रकार की है, उसके अंदर डाइट के बारे में और आहार जो हमें अच्छा लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ में होम्योपैथिक दवाओं के साथ में इसका किस तरह से उपचार किया जाए, तो ये सब आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँगा। अनीमिया क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें आरबीसी कहते हैं, या हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो सामान्य से कम हो जाता है। ये एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है और यह आम पोषण संबंधी एक विकार है जो न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह बल्कि आर्थिक और सामाजिक बोझ भी है। एनीमिया किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। एनीमिया एक पैथोफिजियोलॉजिकल स्थिति है। इसमें हेमेटोक्रिट द्वारा मापी जाने वाली पैक्ड सेल वॉल्यूम, एरिथ्रोसाइट्स या हीमोग्लोबिन की जो वॉल्यूम्स हैं, या दोनों जब सामान्य सीमा से कम होते हैं तो अनीमिया होता है। अनीमिया सबसे आम रक्त विकार है जो विभिन्न आयुओं में किसी भी लिंग के अंदर के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। सबसे अधिक संवेदनशील व्यक्ति युवा महिलाएं हैं, किशोर लड़कियां हैं और शिशु होते हैं। इसकी परिभाषा और प्रभाव के बारे में मैं बताऊं कि अनीमिया शब्द जो प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसे अनीमिया कहा गया है, जिसका अर्थ है खून की कमी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार महिलाओं में हीमोग्लोबिन HB का स्तर 12% से अगर कम है और पुरुषों में 13% से कम है तो उसे एनीमिया माना जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 2019 से लेकर 2021 तक हुआ था, उसके अंदर एनीमिया को 6 प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है। पुरुष जिनकी आयु 15 से 50 वर्ष तक है, उनमें 25% तक लोग अनीमिक हैं। महिलाएं 15 से 50 वर्ष की उम्र के अंदर 57% हैं। किशोर लड़के जो 15 से 19-20 साल तक के हैं, उनमें ये 31% तक है। किशोर लड़कियां 15 से 20 वर्ष की जो हैं, उनमें ये करीब करीब 60% तक है। गर्भवती महिलाएं जो 15 से लेकर 50 वर्ष तक की हैं, उनमें ये 52% है। बच्चे जो 6 से 11-12 महीने तक हैं, और या फिर 12 साल तक भी इसको अगर काउंट करें तो 67% तक बच्चे अनीमिक हैं। आयरन की कमी से होने वाला जो अनीमिया है, जिसे IDA भी कहते हैं, विश्व स्तर पर सबसे सामान्य प्रकार का एनीमिया है जो आयरन की कमी के कारण होता है। IDM को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। आयरन की कमी, कम आयरन का सेवन करना, आहार में फाइटेट या फेनोलिक्स यौगिक की उपस्थिति हो तो आयरन का कम अवशोषण होता है। जब आयरन की आवश्यकता विशेष रूप से उच्च हो, जैसे विकास या गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान हो, तो उस समय ये फिर एनीमिक हो जाता है। या जिसमें भारी रक्तस्राव हो, जिसमें परजीवी संक्रमण हो, तीव्र और पुराना संक्रमण हो आदि जोखिम के कारक हैं। अन्य सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी हो, जैसे विटामिन A, विटामिन B12, फोलेट, राइबोफ्लोविन और तांबे की कमी भी एनीमिया के जोखिम को बढ़ा देती है। इसका विश्व में किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है? विश्व स्तर में एनीमिया 1.6 अरब लोगों को प्रभावित कर रहा है। जो कुल विश्व की जनसंख्या है उसका करीब करीब 24.8% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एनीमिया एक प्रकार का
सबसे व्यापक बीमारी मानी जाती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की संख्या और उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता शरीर के जो अन्य भागों की मांग पूरी करती है ऑक्सीजन, वो अपर्याप्त हो जाती है, जो लिंग, आयु, ऊंचाई या धूम्रपान या गर्भावस्था के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। अनीमिया के क्या क्या कारण हैं? विकसित देशों में अनीमिया की उच्च घटनाओं के कई कारण हैं, जैसे पौष्टिक पदार्थों की कमी हो, उन्हें व्यक्ति ना खा पा रहा हो, युवावस्था के अंदर या मासिक धर्म के अनुसार के टाइम, गर्भावस्था के अंदर, स्तनपान के दौरान महिलाओं में, समय से पहले जन्मे शिशु या कम पौष्टिक भोजन लेने वाले बच्चे, या जिन्हें सेप्टिसीमिया है, कैंसर है, पेट के अल्सर हैं, जैसी पुरानी संक्रमण बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों में, लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स ले रहे हों, स्टीरॉइड्स ले रहे हों, एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ ले रहे हों, इम्यूनोसप्रेस मेडिसिन्स ले रहे हों, कार्टिकोस्टीरॉइड्स ले रहे हों, तो उनके अंदर भी अनीमिया हो जाता है। अब मैं अनीमिया के लक्षण विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करूँगा। इसमें थकान और कमजोरी हो जाती है। सामान्य से जल्दी थकान और कमजोरी महसूस होती है, जिसे रोज़मर्रा के काम करने में उससे मुश्किल हो जाती है। कुछ भी कार्य करने पर उसका सांस फूलने लगता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, या कुछ पैदल चलने पर भी उसे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। चक्कर आना, अक्सर उसे चक्कर आते हैं, सिर भारी रहता है, खासकर जब अचानक वो बैठे हुआ हो और वहाँ से वो एकदम खड़ा हो जाए तो उसे ये चक्कर आ सकते हैं। उसकी त्वचा फीकी पीली होती है, त्वचा, होंठ, नाखूनों का पीलापन, फीकापन होता है, सफ़ेदपन होता है। ये खून की कमी के संकेत देता है। उसके हाथ पैर ठंडे रहते हैं। हाथ और पैरों में ठंडापन महसूस होकर सर्दी के मौसम में ये और ज़्यादा तीव्र हो जाता है। हृदय गति का तेज होना, हृदय की धड़कन का भी असामान्य रूप से तेज हो जाता है, अनियमित धड़कन होती है। उसे बार बार सिर दर्द हो सकता है, जो खून की एक कमी का कारण हो सकता है। भूख कम लगती है, खाने में उसे रुचि नहीं होती, एकाग्रता की कमी हो जाती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, जिससे पढ़ाई करना या अन्य कामों में उसकी रुचि कम हो जाती है। मांसपेशियों में दर्द होता है, बिना किसी विशेष कारण से भी अगर मांसपेशियों में दर्द हो, मसल्स में दर्द हो, अकड़न महसूस हो, तो यह एनीमिया के लक्षण हैं। मुंह में और जीभ के में घाव होना, छाले पड़ जाना, बालों का झड़ना, बालों का असामान्य रूप से कमज़ोर हो जाना, पतले हो जाना, हाथ पैरों में सूजन, हाथ पैरों में हल्की सूजन रहती है, खासकर टखनों में, पैरों के एंकल्स के अंदर ओडिमा हो जाता है, सांसों में बदबू आती है। कभी कभी एनीमिया का ये भी एक लक्षण होता है। आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, उनमें सूजन भी हो सकती है। एनीमिया कई प्रकार का है, जैसे सबसे पहले जिसे मैंने पहले भी बताया कि आईडीएम है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लोहे की कमी वाला एनीमिया। लोहे की कमी के कारण विश्व भर में मौजूद सबसे सामान्य पोषण के कारण जो विकार पैदा होता है उसमें एनीमिया आता है। लोहे की कमी प्रजनन आयु जब होती है या प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उस टाइम ये लगभग महिलाओं में 20% के आसपास होता है, जबकि जो पूर्ण वयस्क पुरुष हैं उनके अंदर केवल ये 2% ही है। लोहे की कमी के कारण क्या हैं? जैसे रक्त का विसर्जन बढ़ जाना, उसका डिस्ट्रक्शन होना, स्त्रियों के माहवारी में अधिक रक्तस्राव होना, मासिक गंभीर रूप से जब खून उसमें बहता हो, पेट के अंदर अल्सर्स पैदा हो जाएं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो,
हेमेटोयूरिया हो, ब्लड के अंदर खून आता हो, हेमेटोसेप्टिसिस हो, बार बार हाथ से खून बहता हो, हीमोग्लोबिनूरिया होता है, इसमें यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन भी निकलता है। यहाँ जो अपर्याप्त आहार लेते हैं गरीब आर्थिक स्थितियों के अंदर, गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण नहीं जो ले पाते, जिनमें लोहे का अवशोषण कम हो जाता है, पेट की जिन्होंने सर्जरी करा रखी हो, लोहे के अवशोषण का अधूरापन भी इसमें है। शिशुओं के अंदर बचपन में, किशोरावस्था के अंदर, गर्भावस्था के अंदर, स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के अंदर यह अधिक पाया जाता है। दूसरे तरह का एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। ये हड्डियाँ जिनकी मजबूती से असामान्य बड़े आकार की आरबीसीजी उत्पन्न करना शुरू कर देता है। ये डीएनए का सिंथेसिस होने के कारण हो सकता है। इस स्थिति में हड्डियों के जो मेगलोब्लास्ट हैं वो बड़े आकार की आरबीसीजी उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। इस असामान्य कारण के कारण आरबीसी के द्वारा जो ऑक्सीजन का लेने की क्षमता है वो घट जाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया के रूप भी होते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के क्या कारण हैं? जैसे विटामिन B12 की कमी के कारण ये हो सकता है, भोजन की कमी के कारण होता है, जिनका अधूरा अवशोषण हो, जन्मजात भी हो सकता है, पेट की जिन्होंने सर्जरी करा रखी हो, फोलेट की कमी हो, जिन्हें फोलेट को जो एब्जॉर्प्शन है वो कई बार कम हो जाता है, जैसे सीलिएक रोग्स के अंदर, पेट की सर्जरी या कोहनी की सर्जरी के बाद में भी, क्रॉन बीमारी के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं या स्तनपान कराती हैं, टीबी के पेशेंट्स के अंदर, डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तीसरे तरह का एनीमिया हीमोलिटिक है। ये हेम मतलब जैसे लाल कोशिकाएं हैं, लाइसिस मतलब उसका विनाश है। तो हीमोलाइसिस एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन या विनाश होना शुरू हो जाता है, उसमें वृद्धि होती है, तो ये एनीमिया हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया के कई कारण हैं, जैसे लाल कोशिकाओं का फ्रेगमेंटेशन हो जाए, एबीओ का जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो सही ना हो पाए, गलत दवाओं का उपयोग हो, सांप के काटने के कारण भी ये हो सकता है, माइग्रेन की बीमारी हो, मेम्ब्रेन दोष हो, जिगर की बीमारी के कारण, लिवर की बीमारी, ऑटो इम्यून हीमोलिसिस हो, जिनका जो इस तरह की दवाइयाँ लेते हों जिसके कारण ब्लड परफ्यूजन होता हो। चौथे तरह का जो एनीमिया है वो थैलेसीमिया कहलाता है। ये एक हेरिडिटरी विकार है जो ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संगठन की कमी के कारण होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन की जो श्रृंखलाएं हैं उनकी मात्राएं असमानता के रूप में माना जाता है। थैलेसीमिया का क्या कारण है? जैसे डीएनए के अंदर ये म्यूटेशन हो जाए। थैलेसीमिया को अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में भी वर्गीकृत किया जाता है, यहाँ तक कि यह आनुवंशिक दोष अल्फा या बीटा श्रृंखला के हटाने से ही होता है। पांचवें तरह का एनीमिया सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया भी एक तरह से हेरिडिटरी एनीमिया ही है। इसमें लाल कोशिकाएं जो हैं, जैसे HbS की असामान्यता, हिमोजाइगस स्थिति पाई जाती है। ये असामान्य जीन्स प्रत्येक माता पिता से विरासत में मिलता है। सिकल सेल एनीमिया HbS एक एमिनो एसिड का एकल बिंदु म्यूटेशन होता है, अर्थात बीटा ग्लोबिन की 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन की अदला बदली हो जाती है। छठे तरह का एनीमिया अप्लास्टिक एनीमिया है। ये हड्डियों के अप्लेसिया के होने के कारण होता है। इसके कारण
हीमोपोएटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेलों के अंदर कमी पाई जाती है। इस प्रकार इस तरह का एनीमिया ल्यूकोपेनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को मिलकर पैनसाइटोपिनिया एनीमिक भी कहलाता है। अप्लास्टिक एनीमिया के क्या कारण हैं? ये जैसे कैंसर के अंदर अगर कीमोथेरेपी मिलती है, जिन पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी मिलती है, उनके अंदर भी ये हो सकता है। विषाक्त रसायनों के कारण, कीटनाशक पेस्टिसाइड्स के संपर्क में आने के कारण, कुछ दवाएं लेने के कारण भी हो सकता है। एनीमिया के अंदर होम्योपैथी दवा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। होम्योपैथी उपचार का उपाय लक्षणों की कुशलता पर चयनित किया जाता है। लक्षणों के जानने के बाद ही रोगी की शरीर और मानसिक स्थिति की पूरी जांच की जाती है। सिमिलिया का जो सिद्धांत है उसे चुना जाता है। होम्योपैथी उपचार से शरीर और मन की जो स्थिति है उसमें सुधार होता है, जिससे वह बेहतर हो जाता है। एनीमिया का इलाज होता है। इस अध्ययन को पूर्व में उल्लेखित कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले फेरम फॉस है। यह एनीमिक रोगियों के उपचार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाने में यह मदद करता है। त्वचा का पीलापन को कम करता है। हेमेटोमेसिस, नाक से जो खून आता है, रक्तस्राव का इलाज करता है और सामान्य स्वास्थ्य स्थिति को सुधारता है। यह गर्भावस्था के दौरान लोहे की कमी का जोखिम को कम करता है और गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन के स्तर को भी संभालता है। इसके अलावा फेरम मेटिलिकम है। यह भी एनीमिया के उपचार में बहुत मदद करती है। इसका उपयोग जब रक्तस्राव होता है तो बहुत जीवनदायी सब इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। कमजोरी के अंदर महामारी का अधिक होना, थकावट, त्वचा का सूखापन, पीलापन, मुख का पीलापन जैसी स्थितियों के अंदर यह बहुत लाभकारी है। सिंकोना ऑफ ये भी उपचार के बहुत मदद करती है। ये जब मासिक धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो, रक्त की गुणवत्ता में या उसकी मात्रा में बदलाव हो, कमजोरी हो, चक्कर आते हो, तो सिंकोना दिया जाता है। कैलकेरिया फॉस यह उपचार में जब एक्यूट या पुरानी एनीमिक हो तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। रोगी कमज़ोर हो, उसका ध्यान केंद्रित कमी हो, ध्यान, थकान, पीलापन दिखाई देता हो, तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। नेट्रम म्यूर ये उपचार के लिए तब चुनी जाती है जब शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, मांसपेशियों में कमजोरी हो, बार बार टांगें बदलता हो, बुखार हो, रोगी को सामान्य चिकित्सा की गतिविधियों में बाधित होता हो, तो ये इलाज कर सकती है। फॉस्फोरस ये उपचार का सिफारिश तब किया जाता है जब इसके लक्षणों में अचानक कमजोरी आ जाए, पॉलीसाइथीमिया हो, रक्त का एक्स्ट्रा वैक्सेशन हो, रक्तस्राव हो, एडिनीमिया हो। पल्सटीला दवा का उपयोग तब किया जाता है जब हार्मोनल्स की समस्याएं प्रकट हों, मासिक रक्तस्राव हो, थकान की हमेशा थका रहता हो, ज़्यादा काम करता हो तो सिर दर्द हो जाता हो। एनीमिया के रोगी के पेट के विकार भी इसमें होते हैं। एपिसमेल हड्डियों की जो कमजोरियां हैं, ओडिमा जिसमें रहता है, पैरों में सूजन रहती है, एठियों में सूजन रहती है, तेज धड़कन होती है, सांस लेने में दुबलापन होता है। पपीते से बनी हुई दवाई जिसे कैरिका कहते हैं, यह भी उपचार की सिफारिश की जाती है क्योंकि ये लोहे के अवशोषण में मदद करती है। लोहे के अवशोषण का जो विरोधी कारक होते हैं उनको कम करती है।
ये फेरेटिन स्तर को बढ़ाती है। वेनेडियम ये उपचार जब भूख ज़्यादा लग या में भूख बढ़ाने के लिए शरीर की शक्ति को सुधार करने में ये मदद करता है। इससे पोषण तत्वों में एनीमिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये एक ऑक्सीजन वाहक भी है और कैटेलाइजर के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन के स्तर को ये बढ़ाता है। जैल्सीनियम ये उपचार एनीमिया में मदद करता है अगर लक्षण इस तरह के हों, जैसे मांसपेशियों के अंदर समरेखा में कमी हो, मांसपेशियों में कमजोरी हो, बहुत ज़्यादा थकावट रहती हो, कभी कभी थकान, धीमी नब्ज और अत्यधिक कंपन हो, सभी अंगों में कमजोरी हो, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाए, सामान्य दिनचर्या की गतिविधियों में वो नींद आती हो, ड्रॉजीनेस रहती हो, सूरज की गर्मी है या ठंडा या गीलापन को असामान्य रूप से उसे प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की स्थिति भी इसमें रहती है और वो डल तो हमेशा ही रहता है। कोकुलस इंड जिनके अंदर कंपन हो, हाथ के अंदर कोरिया हो, हाथ पैर हिलते रहते हों, निचले अंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, अंगों के अंदर या दर्द हो, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, भ्रम उसमें होता हो, जी मचलाता हो, खासकर जब गाड़ी चलाता हो या गाड़ी में बैठ रहा हो, तो मोशन सिकनेस हो, बोलने के टाइम में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हो, पूरे शरीर के अंदर ही बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, मासिक धर्म के दौरान डिस्मेनोरिया होता है, निचले अंगों में बहुत कमज़ोरी हो, खड़ा रहने की स्थिति में भी बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हो पाता है। ग्रेफाइटिस एनीमिक रोगियों के जब चेहरों के अंदर लालिमा हो, सुबह जागते ही सिर में सिर दर्द होता हो, कमजोरी के साथ पीठ में दर्द हो, टॉन्सिल बड़े हुए हों, उसमें सिकुड़न भी हो सकती है, मासिक धर्म बहुत देरी से आता हो, सुस्ती के समय हमेशा रहता हो, मासिक धर्म के दौरान सुबह की बीमारी बहुत कमज़ोर और पीड़ित होता हो, कॉन्स्टिपेशन हो, इसमें उसको स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फेरम आर्सेनिक ये 2x के अंदर देते हैं। एनीमिया के जब स्कूल गर्ल्स हो तो उनके अंदर ये बहुत अच्छा उपचार के अंदर ये परिणाम देती है। काम करने में अनिच्छा हो, बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता हो, लीवर बढ़ा हुआ हो, पेट बढ़ा हुआ हो, शरीर दुर्बल हो, तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। आर्निका मोंटाना ये एनीमिया के में हमेशा ही बहुत अच्छा कार्य करती है। जब शिराओं के अंदर एकीकृत या दूषित पोषण के कारण अगर एनीमिक है तो उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करेगी। आर्निका किसी भी प्रकार के आंतरिक अंगों का या त्वचा के अंदर खून का बहाव जब बढ़ जाता हो, तो ये रक्तस्राव हो, तो ये बहुत अच्छा इलाज करेगी। आर्सेनिक एल्बम एनीमिक पेशेंट्स हो, क्लोरोसिस के पेशेंट्स हो, जिनमें पोषण की कमी हो, धीरे धीरे वजन में हानि हो रही हो, रक्त के अंदर जो सीरम है, रक्त सीरम, वो कम हो रहा हो, मलेरिया के बाद में या मलेरिया के दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत या कमजोरी के बाद जो कम नींद लेते हों, बेचैन रहते हों, जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, गर्मी से राहत प्राप्त होती हो, पर जलन भी रहती है इसके अंदर। एलुमिना के अंदर ये पोषणीय विकारों के कारण जो एनीमिया होता है, तो ये बहुत प्रभावकारी उपचार है। इसमें कब्ज है, इसमें अम्ल होता है, मतलब एसिडिटिक जो चीज़ें हैं उनको खाने की इच्छा होती है, व्यक्ति को ठंडी हवा के अंदर अति संवेदनशीलता होती है, थका हुआ होता है, थका हुआ हो तो फिर वो अपने आप को बैठा रहना ही पसंद करता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम जिनका हीमोग्लोबिन कम है, जिनके अंदर ऑक्सीजन की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाए, रक्त जिनका तरल हो जाए या फिर गहरा हो जाए, कमर के अंदर प्रॉब्लम हो, हिलने वाले निम्न अंगों के अंदर
शक्ति की बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, मानसिक प्रयास के बाद में या एंजाइटीज़ के कारण सिर दर्द रहता हो। ऑरम मेटिलिकम ये एनीमिया का तब प्रभाव करती है अगर मरीज के पास के जो पैर हैं उनके अंदर सूजन हो, नींद की कमी की समस्याएं हो, कमज़ोर हो, घुटन महसूस होती हो, चक्कर आते हों, आत्महत्या का प्रयास करे या उसकी इच्छा रखता हो, अस्वाद में रहता हो, डिप्रेशन में, निराशा में, मृत्यु का बहुत बड़ा भय रहता हो। चिनियम आर्स इसका उपचार मलेरिया का जब संक्रमण होता है उसके बाद में ये बहुत अच्छा कार्य करती है। न्यूरैल्जिया, सामान्य थकावट, कमजोरी, ऊपर की ओर देखने पर चक्कर आ जाना, भूख में कमी, नींद में कमी, कमज़ोर पैर कमज़ोर हैं इसमें, ठंडे हाथ और पैर में प्रभावी रूप से ये कार्य करती है। नाइट्रिकम एसिटिकम ये उपचार तब किया जाता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अवसाद में हो, डिप्रेशन हो, ठंड आसानी से लग जाती हो, दस्त होते हों, अनियमित बुखार हो, हेमरेज होता हो, आयरन और यहाँ का एब्जॉर्प्शन कम हो, अपचन हो, तो नाइट्रिकम एसिडिकम देते हैं। हाइग्रोफीलिया मेडिसिन जो है ये अनियमित ड्रॉपसी के अंदर, नींद ना आना, लीवर प्रॉब्लम के अंदर, खुजली होने में और मलेरिया के अंदर भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। सीपिया जो निचले अंगों में जब लंगड़ाकर चलता हो, पैरों में या पैरों के अंदर ठंडक महसूस हो, अस्थिरता पर महसूस होती हो, कमजोरी हो, चक्कर आते हों, चेहरे का पीलापन हो, रात और दिन में सभी अंग उसके हिलते हों, झटकते हों, तो सीपिया कार्य करती है। पिक्रिक एसिड ये शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति जब कम हो जाए तो यह महाशक्ति के उसको प्रदान करती है। थकान हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, खासकर हाथ पैरों में ठंडक हो, चक्कर आते हों, पीली त्वचा हो, दुर्लभ मांसपेशियां हों, उनमें कमजोरी हो, तो पिक्रिक एसिड कार्य करेगी। सल्फर शिकायतें जो बार बार आती हों, उसको नहाने से घृणा हो, अत्यधिक संवेदनशील बीमारी के कारण उसको सिर दर्द हो, भारी दर्दकारी हो, हाथों में कंपन हो, पसीना आता हो, भारी पौष्टिक भावना और सूखी और अनियमित त्वचा हो, तो सल्फर कार्य करेगी। होम्योपैथी की दवाएं किसी भी होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही लें। मैंने जो दवाएं बताई हैं वो केवल नाम मात्र हैं और उनके लक्षणों के हिसाब से, सिमिलिया के हिसाब से ही दवाएं चयन की जाएंगी और कोई एक दवा ही प्रयुक्त रहेगी उस पेशेंट के लिए। एनीमिया को हम लोग, क्योंकि ये एक पोषण के कारण होती है, पोषण की कमी के कारण होती है, तो इसके अंदर डाइट का बहुत महत्वपूर्ण है। डाइट के अगर हम मेंटेन करेंगे तो ये पाचन और संवेदनशीलता में भी एनीमिया का जो कारण होती है, इसलिए सही आहार की आवश्यकता होगी। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, स्प्राउट लें, पालक, दालें, बीज, मांस मछलियां लें, विटामिन्स लें, खट्टे पदार्थ जिससे विटामिन सी के अंदर कीवी है, संतरे हैं, स्ट्रॉबेरी है, अमरूद है, टमाटर है, नींबू मिर्ची, ये सब उपचार के अंदर बहुत अच्छा परिणाम देंगे। एनीमिया में जब आहार प्रबंधन है, आहार में लोहा जो है वो दो रूप से पाया जाता है, एक तो हैम और एक गैर हैम। हैम लोहा जो है वो हमारे को मांस से मिलता है, मुर्गी से, मछली से मिलता है, ये नॉन वेज होता है। जबकि जो गैर हैम है जिसे अनाज से मिलता है, दालों से, फलों से, सब्जियों से पाया जाता है। गैर हैम लोहे के स्रोत सबसे अच्छे खरबूजे, बादाम, किशमिश, सोयाबीन, टोफू, पालक, गेहूं का ज्वारा,
राजमा, बीन्स, ब्रोकली, मसूर, मटर। आहार में जब लोहे का अवशोषण सुधारने के भी कई कारण हैं। इसमें एक तरीका है आहार में विटामिन सी को भरपूर मात्रा में शामिल करना। जैसे नींबू लें, संतरा, सीताफल, स्ट्रॉबेरी लें तो इससे आयरन का अवशोषण बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर खाने के साथ में आप कॉफ़ी लेते हैं, चाय पीते हैं तो यह लोहे के अवशोषण को, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, क्योंकि इसमें टैनिन मौजूद होता है। लोहे का चाय लेने के कारण लोहे का अवशोषण है वो 60% तक घट जाता है, और कॉफ़ी पीते हैं तो 50% तक ये अवशोषण कम हो जाता है। कुछ दालें और अनाज के अंदर फाइटेट्स पाए जाते हैं। कोला ड्रिंक्स के अंदर फॉस्फेट हो। सोयाबीन के कुछ प्रोटीन्स हैं जो, या अत्यधिक कैल्शियम जो लेता हो, तो ये भी लोहे के अवशोषण के अंदर बाधा डालते हैं। ये महत्वपूर्ण कारक हैं। अगर आहार को पहले से ही कम लोहा है तो ये और भी ज़्यादा उसको बढ़ा देगा। दालें और अनाज में जिसमें फाइटेट की मात्रा को घटाने के लिए उनको फर्मेंटेट किया जा सकता है, स्प्राउट किया जा सकता है। एनीमिया के लिए मैं डाइट प्लान बताऊं कि अगर सुबह का नाश्ता के अंदर हम पालक या टमाटर का सूप लेते हैं, उसमें थोड़ा नींबू मिला लें तो आयरन और विटामिन सी का ये अच्छा स्रोत है। अंडा, एक उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, यह आयरन और प्रोटीन से भरपूर होगा। जूस के अंदर ताज़े संतरे का, अनार का जूस लें जो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है और ये आयरन का अवशोषण करेगा। दोपहर के भोजन के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां लें, पालक, मेथी, सरसों का साग का सेवन करें। आप इनका साग भी ले सकते हैं, इन्हें पराठों के अंदर बनाकर भी खा सकते हैं। दालों के अंदर अरहर, मूंग की दाल, चने की दाल का सेवन करें, इसमें आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ब्राउन राइस या ब्राउन रोटी जो हम के ब्रेड्स आती हैं उन्हें खाएं, इसमें क्योंकि फाइबर्स अधिक होते हैं और आयरन का यह अच्छा स्रोत है। सलाद के अंदर आप टमाटर लें, खीरा लें, गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी का सलाद लें, इस पर नींबू का रस डाल दें और थोड़ा नमक डाल लें। शाम के नाश्ते के अंदर आप मूंगफली ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। एक मुट्ठी मूंगफली या बादाम खाएं, ये आयरन का और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। फ्रूट सलाद के अंदर आप सेब लें, अनार, केला, पपीता, अमरूद ले सकते हैं, उनका सलाद बना लें, उस पर नींबू निचोड़ कर इसे लें। रात के खाने के अंदर आप मछली ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, जो आयरन और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। हरी सब्जियां लें, जैसे ब्रोकली है, मटर, बीन्स, हरी सब्जियों का सेवन करें। टोफू लें, दाल लें, पनीर ले सकते हैं, पालक मेथी मिला लें इनके अंदर, पनीर के अंदर। रोटी, चावल, ये भी आप ब्राउन राइस लें तो ज़्यादा बेहतर है। गेहूँ भी आप होल ग्रेन लें। सोने से पहले आप गुनगुना दूध लें, 1 गिलास गुनगुना दूध लें जिसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं। खाने के बाद में आप थोड़ा गुड़ खा सकते हैं। अतिरिक्त टिप्स के अंदर मैं आपको बताऊं कि नींबू का सेवन आपको लिए बहुत लाभदायक रहेगा। दिन में कई बार नींबू का पानी पिएं, यह आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी युक्त फल लें, संतरा, मौसमी, अंगूर, कीवी आदि का प्रयोग आदि करें। स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। कॉफ़ी और चाय से बचें, भोजन के तुरंत बाद में चाय या कॉफ़ी लेने से बचें। अगर लेनी भी है तो आधा 1 घंटे बाद लें, क्योंकि ये आयरन के अवशोषण में अवरुद्ध करती है। इस डाइट प्लान को अपनाकर आप अनीमिया के लक्षणों से राहत पा सकते हैं और अपने शरीर में आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि अनीमिया एक गंभीर समस्या है जो विश्व भर में हर आयु समूह या दोनों लिंगों के लोगों को प्रभावित करती है, पर खासकर स्त्रियों के अंदर यह ज़्यादा होती है।
इसमें मुख्य रूप से बच्चे, किशोर, प्रजनन आयु वाली महिलाएं, गर्भावस्था वाली महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं के अंदर यह अधिक देखा जाता है। सरकार ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम भी लागू किए हैं। हालांकि कई बार यहाँ पर संवाद की कमी रहती है, जिसके कारण कभी कभी महत्वपूर्ण स्थितियों में इसका इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है। हमें इस स्थिति का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो इलाज बताए गए हैं मैंने ऊपर, या डाइट को कंट्रोल करके हम लोग इसको एनीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें रोगियों के आसपास से उसके कारणों को जांचना चाहिए। विशेष लक्षण, जीवन शैली या उसके परिवार की फैमिली हिस्ट्री को भी जान सकते हैं। एनीमिक स्थिति में इलाज कराने के लिए होम्योपैथिक दवाओं का जो अध्ययन किया हुआ है, जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, उनके और रिजल्ट्स पब्लिश करने चाहिए ताकि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर उसका और लाभ एनीमिक पेशेंट्स को मिल सके। आज के लिए एनीमिया में जो कुछ भी मैंने बताया है उसको मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।